एक ऐसे स्पीकर को मैं आपके सामने थोड़ी देर में पेश करूंगा जिनका नाम रज़ा मुल्ला सर हैं, जिनको आपने ऑनलाइन कई मरतबा सुना होगा, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, HR मैनेजर हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ माशाल्लाह रखते हैं। उनको आपके सामने पेश करूंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारे गुलबर्गा शरीफ के नीट टॉपर स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह देकर उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हैं। टीम उम्मीद का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे हमें और समझने की हमको कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि टीम SDI उम्मीद सुन्नी दावत इस्लामी जो वर्ल्ड वाइड नॉन पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप सोचते होंगे यार रिलीजियस लोग हैं, ये दिखने में उलमा हैं, मौलाना लोग हैं, ये कहाँ से इस फील्ड में आ गए? तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, इस्लाम के पहले का जो दौर था उसको दौरे जाहिलियत कहते हैं। दौरे जाहिलियत कहते हैं, जाहिलों का दौर, जाहिलियत का दौर। नॉलेज नहीं था इसलिए लोग भटक रहे थे, बेटियों को दफन कर रहे थे, जिंदा बच्चियों को कब्र में डाल रहे थे, लूटमारी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, शराब की महफिलें सजा रहे थे, डाका डाल रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जाहिलियत का दौर था। उसके बाद जो दौर आया उसको दौरे इस्लाम कहते हैं। पता चला इस्लाम इल्म का मजहब है, इस्लाम का इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए हमारे यहाँ पर कुरान पाक का जो नुज़ूल हुआ 23 साल के अरसे में, जो कुरान पाक ज़रूरतन जैसे जैसे वक्त आया और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी कुरान पाक की जो आयतें नाजिल हुई, तो सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई है वो है इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ जिसने तुमको पैदा किया, उसके साथ पढ़ो। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेकियों का मीटर यहाँ पे छोड़ना नहीं हमको, इस चीज़ को आप याद रखें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख लिए तो अब हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमने देखा है, एक मरतबा मैंने बच्चों के साथ में ये एक्सरसाइज की थी, छोटी सी एक्सरसाइज आपके गुलबर्गा शरीफ में ही की थी। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों कैसे हैं आप? तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं चाहा हाउ आर यू? तो बोले फाइन। तो मैंने क्या हाउ आर यू में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते? तो बोले कह सकते हैं। फिर मैंने पूछा हाउ आर यू? तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा फाइन क्यों छोड़ दिए? मैंने थोड़ी कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोलो और फाइन छोड़ दो। मैंने ये नहीं कहा आपको, आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह और फिर फाइन बोलिए ना। हम आपको बैलेंसिंग सिखा रहे हैं। कुरान पाक की सबसे जामे दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार औ कमा क़ाल। ए अल्लाह हमारी दुनिया को भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत को भी अच्छी कर दे। तो ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में का इल्म हासिल करें तो पूरी तरह से दुनियादार हो जाएं, और ऐसा नहीं है कि दीन का इल्म हासिल करें तो पूरी तरह से दीनदार, पूरी तरह से तो दीनदार जो होगा उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, उसकी दुनिया। ये हमारे जहन में गलत कॉन्सेप्ट है कि दुनिया से अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। गौसे पाक का एक कॉल इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं कि टीम उम्मीद ने आपको बुलाकर किसी टिपिकल ऐसे ही किसी को खड़े कर दिया और आपको हम कुछ चीज़ें पेश कर रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मोहम्मद मूसा, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं बाय प्रोफेशन केमिकल इंजीनियर हूँ, और हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जो आजकल सुर्खियों में बहुत रहती है जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उस कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्विस करता हूँ। तो ये हमारा प्रोफाइल है। रज़ा मुल्ला सर के बारे में मैंने आपको बताया। नईम अफगानी सर हमारे, ये भी माशाल्लाह एक अच्छे प्रोफेशनल हैं और एक अच्छी कंपनी में ये भी सर्विस करते हैं, खुद का बिजनेस भी करते हैं। तो वी ऑल आर TCS में माशाल्लाह, TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, हमारा राइट, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज में माशाल्लाह ही वर्क्स। तो समझाना ये चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है, दीनों दुनिया का संगम। दुनिया में भेजे ही गए हैं दीन के लिए, दुनिया में भेजे ही गए हैं दीन के लिए। आप कुरान पढ़िए, आपको पता चलेगा। अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम, नहीं, वो एक दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, याद आ जाएगी इंशाल्लाह। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला औ कमा क़ाल। वो रब तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो रब जिसकी
बादशाह, जिसके हाथ में बादशाहत है, जिसकी बादशाहत है। और वो कैसा है, वो कौन है? फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की कि ताकि देखे कि तुम में नेक अमल कौन करता है। तो हमको पैदा ही किया गया नेक अमल के लिए, इस आजमाइश के लिए। तो बात कहाँ से कहाँ जा रही है? अर्ज ये कर रहा था कि गौसे पाक ने लोगों से ये कहा कि रहने का मकान, खाने के लिए ग़िज़ा, पहनने के कपड़े, ये दुनियादारी नहीं है, ये दुनियादारी नहीं है। तो लोगों ने पूछा फिर हुज़ूर दुनियादारी क्या है? फरमाते हैं दुनियादारी ये है कि इसी में लगे रहो, इसी की तरफ चेहरा हो और अल्लाह की तरफ पीठ हो। समझ रहे हैं आप? बैलेंसिंग करना है, इसमें भी लगे रहो, ये भी जरूरी है, इसके बगैर गुजारा। जब ये सही होगा तो नेकियां कर सकोगे, पेट ही नहीं भरा होगा तो फिर। इसीलिए आपको पता है एक मसला मैं आपको बताता हूँ। जमात खड़ी है, जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, जमात खड़ी है और खाना भी तैयार है और आपका दिल खाना खाने में लग रहा है कि मेरे को खाना खा लेना चाहिए, तो ऐसी सूरत में जमात छोड़ने का हुक्म है कि आप जमात छोड़ सकते हैं। खाना खा लीजिए, पहले अपना दिल है ना उसको मुतमईन कर लीजिए, फिर जाके नमाज पढ़िए। ये हमारा दीन है। तो खैर यहाँ हम कोई दीनी प्रोग्राम के लिए आपको नहीं बुलाएं, लेकिन एक चीज़ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने हमको क्या दावत दी, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। जो आयतें आपके सामने पढ़ी गई, सूरतुल गाशिया की आयत पढ़ी गई, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत। क्या तुम ऊँट को नहीं देखते? ऊँट को देखो ज़रा, कैमल को देखो, ऊँट को देखो, जिसको इंग्लिश में अरबी में जमल भी कहते हैं, ठीक है, इब्ल भी कहते हैं। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत। तो क्या तुम ऊँट को नहीं देखते? हमने उसे कैसे बनाया, उसको कैसे बनाया गया, जरा उसको देखो। इज डिफरेंट, कैमल इज डिफरेंट। कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, पानी स्टोर कर लेता है, कांटा खा सकता है। रेगिस्तान में आप नहीं चल सकते, डेजर्ट में वो तो दौड़ता है। डिफरेंट है। जो चीज आप साइंस में सीख रहे हैं, जरा उसके पैरों को देखो, कैसा गद्दा नुमा है ना, स्पंजी है कि वो डेजर्ट में उसका पैर जम रहा है। तो ये हम साइंस में तो जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ कुरान 1400 साल पहले आपको, आपका जहन उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है कि जरा पढ़िए, देखिए ऊँट को। अल्लाह कह रहा है, जिन आयतों की तिलावत हाफिज साहब ने की, मैं उसको आपको समझा रहा हूँ कि जरा देखिए। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत। तो क्या तुम ऊँट को नहीं देखते कैसे बनाया गया? ऊँट को हमने कैसे बनाया गया? क्या ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा नहीं है? यकीनन करिश्मा है। फिर सुनिए, वह इला समाई कैफा रुफियत। और आसमान को देखो, इस आसमान को देखो, इसको हमने कैसा ऊंचा किया, कितना ऊंचा किया इसको। वह इलल जिबाली कैफा नुसिबत। और पहाड़ों को हमने कैसे कायम किया है। पहाड़ जितना ऊपर है ना उतना नीचे है, क्योंकि पहाड़ों को ठोका गया है जमीन पर। तो पहाड़ काटने से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, ये हमको पहाड़ काटने के बाद समझा है और दीन ने इसको पहले ही बता दिया। यहाँ एक छोटी सी हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे आका ने सहाबा के सामने फरमाया था कि अल्लाह ने जब ज़मीन को पैदा किया तो ज़मीन काँप रही थी, हिल रही थी, वाइब्रेट हो रही थी, इट वॉज वाइब्रेटिंग, हिल रही थी ज़मीन। अभी ज़मीन हिलेगी तो हम भाग जाएंगे, काय की ट्रॉफी, काय का फेलिसिटेशन, पहले जान बचाओ, सर सलामत तो पगड़ी 100, भागो यहाँ से, है ना। तो इस ज़मीन को रहने के लायक अल्लाह ने बनाया। ज़मीन एक्चुअल में काँप रही थी, हिल रही थी, इट वॉज वाइब्रेटिंग। तो अल्लाह ने पहाड़ पैदा किए और पहाड़ों को ज़मीन पर मह कर दिया गया, यानी ठोक दिया गया, इसको ठोक दिया गया। अब आप देखिए रिसर्च जो पहाड़ों के टुकड़े कर रहे हैं, जो टनल्स बना रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जितना ऊपर मजबूत नजर आ रहा है उतना ही वो अंदर भी है, क्योंकि वो ठोका गया है, पहाड़ को ठोका गया है, वाइब्रेशन रोकने के लिए ठोका गया है। पता चला इसको काटोगे तो फिर वाइब्रेट होने लगेगी, तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। जो आजकल चल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो इतने बड़े बड़े यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग्स हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ये सब आपने ही किया है और इसको मजहब इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया, हमारे आका ने बता दिया है। तो पहाड़ को मह कर दिया गया, ठोक दिया गया।
तो ज़मीन की कपकपी रुक गई। तो अल्लाह ने लोहे को पैदा फरमाया, आयन, लोहा। लोहा क्या करता है? पहाड़ में भी सुराख कर देता है। तो फरिश्तों में डिस्कशन होने लगा। फरिश्तों ने कहा लोहा बहुत ताकतवर है, लोहे में बहुत पावर है, पहाड़ में भी टुकड़ा कर को तोड़ देता है। वो पहाड़ जिसने ज़मीन के वाइब्रेशन को रोका, उसको भी ये क्या करता है? तोड़ देता है। तो अल्लाह ने आग को पैदा फरमाया, फायर, आग। आग में लोहा डाल दो, पानी हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। फर्नेस होते हैं ना, बड़े बड़े फर्नेस, जिसमें लोहे को डाल के मेल्ट करके उसको डिफरेंट शेप्स दिए जाते हैं, फर्नेस होते हैं। फरिश्तों ने कहा आग ज़्यादा ताकतवर। तो अल्लाह ने पानी को पैदा फरमाया। सीधा सीक्वेंस, तरतीब देखिए किस तरह से पैदाइश हुई है। पानी को, पानी आग को भी बुझा देता है। तो अल्लाह ने हवा को पैदा फरमाया। अब फरिश्तों का हर जगह पर डिस्कशन हो रहा है। आग पैदा हुई, फरिश्तों ने कहा आग ज़्यादा ताकतवर। पानी पैदा किया, नहीं, पानी ज़्यादा ताकतवर, पानी तो आग को भी बुझा देता है। फिर हवा को पैदा किया गया, हवा जहां जाए पानी वहां जाए, है ना? आप कभी देखिए उसको, बारिश हो रही है, छतरी ऐसे रखे, हवा यहां से आई, छतरी पुक उड़ गई। तो हवा जहां जाती है पानी वहां जाता है। बल्कि हवा जहां जाती है क्लाउड्स भी वहीं जाते हैं, क्लाउड्स भी वहीं जाते हैं और वहीं बारिश होगी। अब फरिश्तों में आपस में डिस्कशन होने लगा। कोई कहे हवा ताकतवर, कोई नहीं पानी ताकतवर, कोई कहे नहीं आग ताकतवर, कोई कहे पहाड़ ताकतवर, कोई कहे लोहा ताकतवर। सब ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तू बता दे कौन ताकतवर। जवाब मिलता है, मेरा वो बंदा जो अपने सीधे हाथ से किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाए और उसके उल्टे हाथ को भी खबर ना हो। सीधे हाथ से खर्च करे, उल्टे हाथ को भी खबर ना हो, यानी इतनी खामोशी से काम करे, इतना साइलेंटली करे, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर। लेकिन यहाँ लर्निंग क्या थी कि पहाड़ को पैदा क्यों किया गया? इट वॉज वाइब्रेटिंग, द अर्थ वॉज वाइब्रेटिंग, हिल रही थी जमीन, इसका वाइब्रेशन रुका है। तो इकोसिस्टम पहले ही हमको सिखा दिया गया है, लेकिन हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये जो आयत आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, फिर देखिए सुनिए, वहिलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और जमीन को कैसे बिछा दिया गया, हमने जमीन को कैसे बिछाया है। जरा देखो इन चीजों पर। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट हो इसलिए किसी चीज को लेकर पहले उसका फिजिकल टेस्ट करें, उसके बाद उसका केमिकल टेस्ट करें, ऐसा नहीं है। यू आर ऑलवेज स्टूडेंट, आप हमेशा स्टूडेंट हो। अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों पे गौर करो तो तुमको पता चलेगा कि इसका पैदा करने वाला कौन है, और उसकी तरफ तुमको राह मिलेगी। फिर फरमाया फदक्किर, तो तुम नसीहत सुनाओ, समझाओ, समझाने का काम करो दूसरों को, बच्चों को समझाओ, स्टूडेंट्स को समझाओ। समझाना कैसे जाता है इसको सीखो, लेकिन समझाना मत छोड़ो, गिव अप मत करो, अरे नहीं जाने दो, ये बड़ा निकम्मा है, ये सुनने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। अल्लाह फरमाता फदक्किर, समझाओ। अब ये आयतें जो है अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाई, इसका एक अलग शान नुज़ूल भी होगा, लेकिन कुरान सबके लिए हिदायत है ना, इससे हम समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। फदक्किर, तो तुम नसीहत सुनाओ, समझाओ। इन्नमा अंत मुज़क्किर, कि तुम नसीहत सुनाने वाले हो। तो ये वो आयतें थीं जो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन तालीमात को हासिल करके हमें नेक इंसान बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। एजुकेशन किस लिए है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जब छोटा था ना, तो अम्मी अब्बा और जो दूसरे रिश्तेदार थे वो अक्सर ये कहते थे, बेटा पढ़ाई करने तो आगे जाके चोरी करेगा, है ना, क्रिमिनल बन जाएगा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो। डर लगता था, नहीं क्रिमिनल बनेगा तो जेल में जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। एक डर था। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, समझाना भी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, औ कमा क़ाल, समझाओ कि समझाना फ़ायदा देता है, इसलिए समझाना मत छोड़ो। काउंसलिंग फील्ड एक नई फील्ड हो गई है, काउंसलर, आई एम ए काउंसलर। करता क्या हूँ, बैठ के समझाता हूँ और कुछ नहीं, समझाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, डिफरेंट वेज में समझाता हूँ, समझाने का तरीका सीखता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, फिर रज़ा भाई को आपके सामने पेश करता हूँ। आप इनकी स्पीच को बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। एक हीरा आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बी रेडी, तैयार रहिए। सुनिए, एक औरत अपने बच्चे को उंगली पकड़े हुए स्कूल की तरफ ले जा रही है। रास्ते में एक फ़कीर बैठा हुआ, अल्लाह के नाम पे दे दो मांग रहा है। जाते जाते औरत ने कहा, बेटा पढ़ाई करो, हाँ, नहीं तो ऐसे हो जाओगे।
अब बच्चा भी डर गया, ये क्या, ऐसे हो जाएंगे, इसलिए पढ़ो। पीछे से दूसरी औरत आती है, वो भी अपने बच्चे को, माँ है लेकर जा रही है, माँ है लेकर चल रही है अपने बच्चे को। उसने भी कहा बेटा पढ़ाई करो, हाँ, नहीं तो ऐसों की मदद कौन करेगा। हम लोग एक्चुअल एजुकेशन क्यों चाहिए इसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। हमको ये लग रहा मैं जो बोलूं वो सही, जरा अपनी जुमलों पे भी गौर करना चाहिए, ये कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वर्ड में ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बोलने से ही आदमी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने लगता है। लेकिन वही आप बोले चैलेंज है तो यू फील सम पॉजिटिविटी, चैलेंज है, मैं क्या कम हूं क्या, आई कैन डू दिस, मैं भी कर लूंगा, देख लेंगे चैलेंज है तो फौरन सीना ऐसा होने लगा। अब प्रॉब्लम बोलो तो ऐसे होने लगता है। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना जरूरी है। तो बचपन में ये जहन में डाला गया हमारे के क्रिमिनल बन जाओगे नहीं पढ़ोगे तो, गुंडा बनेगा क्या, मवाली बनेगा नहीं पढ़ेगा तो, ये हमको सिखाया जाता था। मैं हैरान हूं कि आज तो पढ़े लिखे लोग भी क्रिमिनल हैं, हैकर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी स्कैम करने वाला कोई जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे हैं। किडनी चोरी करने वाला कोई प्यून नहीं है, चपरासी नहीं है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन किडनी चोरी कर रहा है। ब्रिजेस बना रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स ब्रिजेस बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोलैप्स हो जा रही है, कोई जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे। तो क्या उस वक्त अम्मी अब्बा और बड़े गलत बोलते थे? वो गलत नहीं बोलते थे, हमने समझा गलत था। अब कुरान का आप थोड़ा सा एंगल देखें कि कुरान ने ये तो कहा पढ़ो, लेकिन उसके साथ कुछ कहा है, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। ये रब का नाम मत छोड़ो, सिर्फ पढ़ोगे तो ये सब करोगे, और जब रब के नाम के साथ पढ़ोगे तो अल्लाह का खौफ दिल में होगा, और फिर एक नेक इंसान बनोगे, एक सर्विस करने वाला बनोगे, सर्वर बनोगे, लोगों की खिदमत करने वाला बनोगे। तो दिस वाज सम पॉइंट्स जो आपके सामने मैंने शेयर करने की सआदत हासिल की। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। तो हमारे वो बच्चे जो माशाल्लाह नीट में टॉप किए हैं, या वो बच्चे जो इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एजुकेशन क्यों है। एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक नेक इंसान बनाने के लिए, और वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एजुकेशन हासिल किया और आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, आप वही गालियां दे रहे हैं, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, देयर इज नो यूज ऑफ दिस एजुकेशन, कोई मतलब नहीं। पैसा कमाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं ना, पैसा कमाना बहुत आसान सी बात है भाई, पैसा कमाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक ट्रेन में लोग सफर कर रहे हैं, इंडियन इस तरफ बैठा है, चाइनीज इस तरफ बैठा है, ठीक है, साइड की सीट है, साइड लोअर बैठे हैं दोनों। मच्छर उड़ता हुआ आया, चाइनीज ने मारा, खा लिया। इंडियन ने देखा, बोले वाह वेरी नाइस, कुछ भी खाते हैं, ये तो हम भी बोलते हैं कुछ भी खाते हैं। ये भाई उठ के टॉयलेट में गया, तब तक इंडियन ने 4-5 मच्छर मार के समझ रहे हैं। मैं जब समझा रहा हूं कि पैसा कमाने के लिए तो जो जरूरत है मार्केट की, ले आओ वो प्रोडक्ट बेचो, कुछ किसने मना किया। पैसा आप कमा सकते हैं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल होता है कैरेक्टर, असल होता है अखलाक। इसीलिए टीम उम्मीद एसडीआई से बिलोंग करती है, और एसडीआई का एक नारा है, एसडीआई का काम करें, इल्म और अखलाक काम करें, एजुकेशन एंड वैल्यूज को आम करें। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, और अब आपके सामने मैं टीम उम्मीद की एक ऐसे हीरे को पेश करने जा रहा हूँ जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, जिनका नाम मोहम्मद रज़ा मुल्ला सर है, जो गुलबर्गा शरीफ में हमारे साथ इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में एज आ स्पेशल स्पीकर, एक मुकर्रिर खुसूसी के तौर पे मैं आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो अल्फाज मैंने इनके लिए आपके सामने इस्तेमाल किए, जिन वर्ड्स का सिलेक्शन किया, मैंने जो हीरा कहा है, आप इस हीरे की चमक को महसूस करेंगे इंशाल्लाह। तो तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद रज़ा मुल्ला सर, HR प्रोफेशनल, ट्रेनर, कंसल्टेंट, और पता नहीं क्या क्या है जो मुझे समझता नहीं वो भी है माशाल्लाह। कभी कभी पूछता है इसका क्या मतलब है,
तो बताते हैं, समझाते हैं, तशरीफ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मूसा भाई ने मेरी तारीफ में कुछ ज़्यादा ही लफ्ज़ कह दिए। जब मूसा भाई स्पीकर को इनवाइट कर रहे थे, मैं खुद सुनने के लिए एक्साइटेड था कि कौन स्पीकर आ रहा है। इतनी तारीफ मूसा भाई ने कर दी, मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ। बट मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा आज। सबसे पहले तो आज मेरा मौजू बता दूँ। पिछले 8 साल 10 साल जब से मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, एज अ करियर काउंसलर काम कर रहा हूँ, एक सवाल मेरे जहन में बहुत बार आता है, बहुत बार स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सवाल ये है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सब लोग पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, सर आई वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बहुत सालों से मैं इस पे थोड़ा सा काम कर रहा हूं, और मैं आज वो थोड़ा सा जितना मेरा इल्म है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बट उससे पहले अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव रियली वर्कड हार्ड एंड स्कोर्ड रियली वेल। In today's time, the world is looking at medical professionals with a lot of hope. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें बीमारियां और आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और इसके लिए लोग जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स को देखेंगे, उनकी तरफ देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये लेकर आएंगे, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने का जो पहला स्टेप है वो आप सबने बखूबी पार किया है। नीट में आप सबने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया है। हम दुआ ये करेंगे कि आप सब इसी तरह से और मेहनत करते रहें। यू रियली वर्क हार्ड एंड मेक ऑल ऑफ अस रियली रियली प्राउड। और इसमें किसी भी तरह का अगर हम छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर सकें, वी वुड बी मोर देन हैप्पी। टीम एसडीआई उम्मीद विल ऑलवेज बी देयर फॉर योर हेल्प, एंड इफ यू कुड कंट्रीब्यूट इन एनी सेंस, we would always be available for you. So that's something that I can commit in front of the entire team who is sitting here. तो एक चीज जो हमेशा मैंने जैसे आपको बताया, स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स पूछते हैं, सर वी वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में मुझे टॉपिक दिया जाता था पहले शुरू में, तो मैं सोचता था इस पे क्या बात करूं, व्हाट इज एग्जैक्टली सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो आई डिवाइज्ड, तो काफी सारी किताबें पढ़ने के बाद और लोगों से मिलने के बाद, इंटरव्यूज लेने के बाद कुछ चीजें मुझे पता चली कि सीक्रेट तो कुछ बता नहीं सकते आप, देयर इज नो सीक्रेट एग्जैक्टली, बट कुछ स्किल्स है, कुछ क्वालिटीज है जो हर सक्सेसफुल इंसान में मिलेंगी आपको, जो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू में आप लोगों के सामने रखूंगा, और आप लोग उसको अपनी लाइफ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है ना, वो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला, यू विल नेवर गेट व्हाट यू वांट। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। यू विल नेवर गेट व्हाट यू वांट, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। एक मेरा बर्थडे था कुछ सालों पहले, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर के साथ मैं तभी काम कर रहा था, तो किसी ने उनको बताया कि आज रजा सर का बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हैप्पी बर्थडे रजा, एंड आई विश यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसा कुछ कहा था मेरे लिए, है ना। हम हमेशा कहते हैं आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, ऑल द प्रोस्पेरिटी, ये सब कहते हैं, बट किसी ने पहली बार मुझसे कहा था कि आई विश यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। लाइफ में ऐसा ही होता है, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर आपको वो चीज मिली जो आप डिजर्व नहीं करते ना, तो आप उसको रख नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में कहीं देखा होगा कि कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। कोई सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। करोड़पति में कुछ लोग आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति,
उसमें बहुत सारे लोगों को 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए जीत के चले जाते हैं, थोड़े साल बाद न्यूज आती है कि वो वापस रोड पर आ गए। देखा है सबने, सुना है सबने, ऐसे न्यूज़ देखी है। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपने आप को केपेबल नहीं बनाया 1 करोड़ रुपए संभालने के। अगर आप केपेबल नहीं होंगे तो 1 करोड़ आने के बाद भी चला जाएगा, और अगर केपेबल होंगे तो 0 से लेके 1000 करोड़ तक पहुंच सकते। केपेबिलिटी मैटर्स, और इसीलिए कहा गया है यू विल नेवर गेट व्हाट यू वांट, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। डिजर्विंग बनो, ये सबसे पहला रूल है लाइफ में। कुछ भी करने के लिए डिजर्विंग बनो। मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल। सर मेरे कंपनी में एक बंदा है जो सेम काम करता है और उसको 60,000 सैलरी मिलती है, मुझे मेरी कंपनी 40,000 देती है। राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं मुझसे, और आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि काम तो सब सेम ही करते हैं, उसको सैलरी ज्यादा, मुझे सैलरी कम क्यों? ऐसा होता है, मैं भी मानता हूं ऐसा। एज अ HR प्रोफेशनल आई हैव सीन सैलरी पैरिटी, डिस्पैरिटी बहुत सारी जगह पर मैंने देखी है। बट मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप किसी कंपनी के पास जाइए और उसको बोलिए कि मैं 10 लाख रुपया एनुअली आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। किसी भी कंपनी के पास आप जाइए और उससे सवाल कीजिए कि मैं 10 लाख रुपया एनुअली आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। वो पहले ये दिखेगी कि आप 10 लाख डिजर्व करते हैं क्या। अगर करते हैं तो आपको दे देगी, अगर डिजर्व नहीं करते तो वो आपका प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं। डिजर्विंग मैटर्स, आप डिजर्व करना चाहिए। आप डिजायर करके कोई फायदा नहीं है, डिजर्व करने चाहिए। तो हम सब डिजायर करते हैं बहुत सारी चीजों की, बट डिजर्व करते हैं क्या? सबसे पहला रूल ये है कि यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजायर, व्हाट यू डिजर्व, यू विल नेवर गेट व्हाट यू डिजायर फॉर। आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, आप जो डिजर्व करते हैं वही मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिजर्व नहीं करते वो हाथ में आ भी गया तो भी कुछ काम का नहीं है, आपके हाथ से चला जाएगा। इसमें दूसरा रूल आता है जो मेरे हिसाब से टॉप पे आना चाहिए, बट मैंने टॉप पे पहले एक फॉर्मूला ले लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक इंसान के अंदर, एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाकी सारी दुनिया की हर चीज भूल जाओ, आप हर चीज भूल जाओ, ये एक चीज याद रखो। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, जब वो मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, सर मुझे IIT में मिल सकता है क्या? मेरा जवाब पता है क्या होता है? कोई मुझे बच्चा अगर आके पूछता है, सर मैं डॉक्टर बन सकता हूं क्या, सर मैं इंजीनियर बन सकता हूं क्या, मेरा जवाब एक ही होता है, आपको क्या लगता है? द आंसर इज व्हाट यू थिंक। हेनरी फोर्ड का नाम आप सबने सुना होगा। फोर्ड मोटर्स, फोर्ड की गाड़ियां होती हैं, राइट? जो आज प्रोडक्शन में जो ऑटोमेशन आया है ना, जो ऑटोमेशन प्रोडक्शन होता है, वो हेनरी फोर्ड लेकर आए थे, राइट? तो हेनरी फोर्ड ने एक कहा था, एक उनका कोट ऐसा था कि यू विल ऑलवेज बिकम व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड इफ यू थिंक यू कांट डू इट, यू कांट डू इट। सो फर्स्ट थिंग इज सेल्फ बिलीव। आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव बहुत कम है। अफसोस होता है मुझे बहुत इस बात का। सेल्फ बिलीव रखिए कि मैं ये कर सकता हूं, और इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फायदा मिलेगा। सेल्फ बिलीव रखिए, सबसे पहला रूल है सेल्फ बिलीव। आपको क्या लगता है, जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार फ्लाइट बनाने का सोचा होगा या एरोप्लेन बनाने का सोचा होगा, लोगों ने उन पे भरोसा किया होगा? क्या लगता है आपको? किया होगा कि ऐसी कोई चीज जो इंसानों को लेकर उड़ेगी और लोहे की बनी होगी, लोगों ने किया होगा? नहीं किया होगा। बट सेल्फ बिलीव, उनको भरोसा था कि उड़ेगा। जब पहली बार किसी ने कार बनाई होगी, आपको क्या लगता है, लोगों ने भरोसा किया होगा? नहीं, राइट? टेलीफोन बना होगा पहली बार, किसी ने बताया होगा एक वायर के जरिए यहां से वहां ऑल थ्रू आउट द अटलांटिक आप बात कर सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बात कर सकते। लोगों ने भरोसा किया होगा? नहीं। सेल्फ बिलीव, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ सेल्फ बिलीव। आप पहली बार किसी को बोलोगे मुझे डॉक्टर बनना है, लोग हंसेंगे, पागल है, छठी में तो दो बार फेल हुआ है, 9 तक तो प्रमोट होके पास हुआ है, कहां से डॉक्टर बनेगा? लेकिन उसका बिलीफ मैटर नहीं करता, वो कुछ भी बोलेगा। क्या मैटर करता है?
सेल्फ बिलीफ, मुझे क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और इसमें एक और चीज आती है, आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये सब जरूरी होते हैं, ये सब जरूरी होते, इनके ओपिनियन जरूरी नहीं होते। याद रखिए बात, इनके ओपिनियन जरूरी नहीं होते, इनके ओपिनियन बस उतना ही जितना लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उसको सर पे नहीं लेना चाहिए। एक बार किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा कि सर, स्टूडेंट मुझे बता रहा, सर आपको पता है एक मेहमान ने मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी कर दी है। तो मैंने पूछा क्या ट्रेजेडी हो गई आपके साथ? बोले एक मेहमान आया मेरे घर में और मेरा करियर सेलेक्ट करके चला गया। हमारे साथ ऐसा ही होता है ना, कोई एक मेहमान, एक सक्सेसफुल, हमारे चाचा, कोई मामू, कोई खालू, कोई बैंक में काम करे, कोई सक्सेसफुल इंसान है, अब पूरा खानदान उनके पास पहुंच गया कि आप बताओ मेरे बच्चे को क्या करना है, आप बताओ मेरे बच्चे को क्या करना है, आप बताओ। देखिए एक बात याद रखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, राइट? जस्ट बिकॉज उनको टेनिस एल्बो की बीमारी है, आप उनसे टेनिस के लिए पूछ नहीं सकते कि सर आप बताइए टेनिस कैसे खेलते हैं, या आप बताइए फुटबॉल में किस तरह से। हर एक चीज के अलग स्पेशलाइजेशन है। अब जिस स्पेशलाइजेशन, हम क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल खालू हमारे हैं, पूरा खानदान उनके पास उसी चीज के लिए जा रहे हैं। दैट शुड नॉट हैपन। एक घर में कोई गेस्ट आ गए, उन्होंने बोले आप अपने बच्चे को एक काम कीजिए, कंप्यूटर इंजीनियर बनाइए, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अब बच्चे को डाल दिया कंप्यूटर, अब बच्चे को सी भी नहीं आ रहा कंप्यूटर का, राइट? और ये क्यों होता है पता है? क्योंकि बच्चे के अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है। बच्चा जिस दिन बोल देगा कि नहीं, मेरे को लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, या मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, जो भी है, सेल्फ बिलीफ लेके आइए। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान जो है वो सेल्फ बिलीफ रखे। तो अभी पहला स्टेप हो गया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जाता हूं। पहला स्टेप हो गया, लेट्स से मुझे डॉक्टर बनना है, तो सेल्फ बिलीफ कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं, टॉप डॉक्टर बन सकता हूं, राइट? ये पहले कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब दूसरा आता है जो जरूरी है, दैट इज डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्वालिटीज मैंने किताबों में लोगों के बारे में पढ़ के, सक्सेसफुल लोगों से मिलके, उनके अंडर काम करके सीखी है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं यहां पर। जो दूसरी चीज है वो है डिसिप्लिन। और मेरा जो थोड़ा बहुत एनालिसिस मैंने किया है, मूसा भाई, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन मेक्स यू डिसिप्लिन। आप क्या करते हैं? रिलीजन में होता क्या है आपको पता है? सुबह फजर की नमाज के लिए आपको उठना है, डिसिप्लिन है कि आप उठोगे। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, डिसिप्लिन है कि आप करेंगे। आपको पता है ये चीज नहीं करनी है, डिसिप्लिन है कि नहीं करेंगे। आपके सारे दोस्त कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? यही है ना कि आपको पता है सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू शुड डू एंड यू शुड नॉट डू। अगर आप रिलीजियस है, दैट मीन्स यू आर डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन बनिए। डिसिप्लिन बनना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म क्या जरूरत है, स्कूल यूनिफॉर्म की, अपने अपने घर के कपड़े पहन के जा सकते। नहीं, इसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद डिसिप्लिन का है, उसका मकसद इक्वालिटी का है, बराबर का है। घर के कपड़े पहनने लगेंगे बच्चे, तो कोई अमीर है तो अपने घर के अमीर कपड़े पहन कर आएगा, गरीब बच्चा होगा वो गरीबी वाले कपड़े पहन के आएगा, तो उसको एहसास कमतरी होगा, राइट? तो ये सब हटाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए यूनिफॉर्म रखा गया। कॉलेजेस में यूनिफॉर्म जब होता है तो बच्चों को बहुत एहसास होता है कि ये कैसा कॉलेज है, यहां तो यूनिफॉर्म है। बट ये नहीं समझते कि कॉलेज एक ऐसा दौर होता है, यूथ, जब आपका यूथ पीरियड होता है, तब आप एहसास कमतरी का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम आपका आगे की पूरी जिंदगी, आपका करियर बर्बाद कर सकती है। ये जो चीज है, आपको डिसिप्लिन बनना है। टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्टली, रिगरसली फॉलो कीजिए। आप माने या ना माने, इस दुनिया की हर एक शख्सियत, कामयाब शख्सियत, उनका टाइम टेबल है। उनका टाइम टेबल है, वो उसी टाइम पे वो काम करते हैं और इसीलिए कामयाब है। और सक्सेस जो है ना, वो आदत हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। कैसे आदत होती है पता है? एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सारे लोग अलार्म लगाते हैं। कितने लोग अलार्म लगा के सोते हैं? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए, मुझे आज थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए। अलार्म लगाते हैं ना हम लोग,
मुझे सारे हाथ दिखने चाहिए जो लोग अलार्म लगाते हैं। हाँ, ठीक है, अलार्म लगाते हैं, ग्रेट। मैं आप लोगों को एक आज ऐसी चीज बता दूंगा ना, आपकी लाइफ इंशाअल्लाह ताला इससे बदल जाएगी। अलार्म लगाने के बाद क्या होता है, आप सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्नूज करने का एक ऑप्शन होता है कि 5 मिनट बाद फिर से बजे, या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि उठो और बंद कर दो। तो हम में से कितने लोग स्नूज कर देते हैं? कितने लोग स्नूज करते हैं? एकदम ऐसे शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सारे करते हैं, उसमें क्या है, स्नूज कर देते हैं, बाकी सब लोग उठ के बंद कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपना अलार्म सुबह उठ के स्नूज कर देते हैं तो आप अपनी दिन की शुरुआत ही फेलियर से कर रहे हैं। आपने अपने दिन का सबसे पहला टास्क क्या रखा कि मैं सुबह इस वक्त पे उठूंगा। यह पहला टास्क मैंने अपने आप के लिए रखा कि मैं सुबह इस वक्त पे उठूंगा, और मैंने उठते ही उसको स्नूज कर दिया और फेलियर कर दिया। मेरा डिसिप्लिन 0 हो गया वहां पर। आपको अगर सच्ची बता रहा हूं, आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है, अलार्म बजते ही उठो। इनफैक्ट मेरी और मेरी अलार्म की रोज शर्त लगती है, तुझसे 1 मिनट पहले मैं उठूंगा, 1 सेकंड पहले उठूंगा, लेकिन मैं पहले उठूंगा। मेरे और मेरे अलार्म की पहले शर्त लगती है। अब तो अलार्म की जरूरत नहीं होती, वो शर्त के लिए रखते हैं, बट एक वो चीज होती है कि आपको ये जो चीज है ना, ये रखनी है। आपको कंपटीशन अपने अलार्म के साथ रखो। सुबह का पहला कंपटीशन अलार्म क्लॉक के साथ, तुझसे 1 सेकंड पहले उठूंगा और बॉम्ब बजने से पहले डिफ्यूज कर दूंगा। ये चैलेंज आपका ये होना चाहिए, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। इस डिसिप्लिन लेवल को लेके शुरुआत दिन क्या फेलियर से करते हैं। आपके 6-8 अलार्म लगे हुए हैं, 6-5, 6-10, 6-15, ठीक है, 7 बजे तक के अलार्म आपके लगे हुए हैं, नहीं होगा। टू बी रियली वेरी डिसिप्लिन अबाउट इट। दूसरा, पढ़ाई। हमारी पढ़ाई पता है कैसी होती है? एज अ स्टूडेंट मैं भी इस दौर से गया हूं, इसलिए मैं बताता हूं। पढ़ाई के लिए एक सीक्रेट मैं आज आपको दूंगा, लेकिन पढ़ाई के लिए ना, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन मूड। वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, सर आज मूड नहीं हो रहा। जब तक आपका काम, आपकी पढ़ाई आपके मूड पे डिपेंड करती है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मूड को अपने इक्वेशन से ही हटा दो। मेरा बॉस मुझे सिखाते थे, मेरे बॉस थे, वो मुझे सिखाते थे, मूड को इक्वेशन से हटा दो। मूड कैसा भी हो, कभी मूड अपसेट होता है तो भी काम करो, बहुत खुश हो तो भी काम करो, कुछ भी हो काम करते रहो। पढ़ाई का भी सेम इक्वेशन है। मूड को इक्वेशन से हटा दो, डिसिप्लिन लेके आओ अपने अंदर। ये काम करना है इस वक्त में, तो ये काम करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, ये काम करना है। जो दूसरी चीज, जो पहला मैंने बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरी चीज है डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए। मैं कामयाब लोगों की कुछ आपको क्वालिटीज बता रहा हूं कि किस तरह से होनी चाहिए। तीसरा है डेडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा मेरा फेवरेट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। डेडिकेशन का मतलब क्या? एक जज्बा होना चाहिए कि करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। अगर मैंने टास्क, मेरा जैसे होता है, मैं डेली टू डू लिस्ट नहीं बनाता, मैं वीकली टू डू लिस्ट बनाता हूं। वीकली, इस हफ्ते में ये 15 काम करने हैं। अब अगर करने हैं तो करने, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, रात जागनी पड़े, डबल काम करना पड़े, किसी से करवा के लेना पड़े, करना है तो करना है। डेडिकेशन लेकर आओ, एक जज्बा लेकर आओ, कुछ भी हो जाए, आप करना है तो करना है। ठान लिए मैंने एक बार, तो बस उस जज्बे पे कायम रहो और उसको पूरा करने के लिए लग जाओ, जी जान से लग जाओ बस। और कुछ मत लाओ अपने सामने, बस वो एक एम को रख के बस उस पर चलते रहो। मैं क्या करता हूं पता है? जब भी मैं एक चीज के पीछे लग जाता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहीं स्कूल में एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक साइंटिस्ट होता था, तो वो जब भी काम करता, सोने जाता था, तो उसने अपने छत पे लिखा हुआ रहता कि आई शुड बी वर्किंग दिस टाइम, आई शुड बी वर्किंग दिस टाइम, एक छत पे लिखा हुआ रहता था। तो वो क्या करता था, जब भी सोने जाता था वो देखता था आई शुड बी वर्किंग दिस टाइम, और जाके फिर काम करने लग जाता। अब मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं कि छत पे लिख दूं, मेरे घर वाले मारेंगे मुझे और घर से बाहर कर देंगे, वो अलग तो कि घर के बर्बादी कर रहा है छत की। तो खैर, मैं क्या करता हूं, अपने कपबोर्ड पे, अपनी स्टडी टेबल पे, डेस्क पे, सब जगह पे उस चीज की तस्वीर लगा देता हूं जो मुझे करनी है, जो चीज मुझे अचीव करनी है, उसकी तस्वीर लगा दे, ताकि मैं बार बार उसको देखता रहूं। एंड
दूसरी एक चीज मैं क्या करता हूँ, एक हेल्दी कंपटीशन में चले जाता हूँ किसी भी चीज के साथ। जैसे मैंने सुबह उठने की एक छोटी सी टेक्निक बताई, आई गेट इनटू हेल्दी कंपटीशन विद माय अलार्म क्लॉक। ऐसा कोई मेरे उससे दुश्मनी थोड़ी है, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, राइट? तो किसी दोस्त के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, किसी कॉलीग के साथ हेल्दी कंपटीशन में चले, नो जेलेसी। जेलेसी आपके कंपटीशन को और आपके परफॉर्मेंस को दोनों को खराब कर दी। हेल्दी कंपटीशन, जीते कोई भी, ऑब्जेक्टिव इज इंप्रूवमेंट। जीतना हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूवमेंट। पहले कल जैसा मैं था उससे बेहतर आज हूं, और आज जैसा मैं हूं उससे बेहतर कल बनूंगा। अगर ये थोड़ा सा लॉजिक आपने इंप्लीमेंट कर दिया, एक साल में यू विल बी 365 टाइम्स बेटर देन व्हाट यू वर लास्ट ईयर। थिंक अबाउट इट, सच अ सिंपल थिंग। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अगर आप एवरीडे लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, यू विल बी 365 टाइम्स बेटर देन व्हाट यू वर लास्ट ईयर। तो डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर दीजिए, एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाइए। बस हेल्दी कंपटीशन लीजिए, हर बार हर जगह पे उस चीज को, जैसे हम फॉर्मूलाज के लिए भी यही कर देते, फॉर्मूला याद नहीं हो रहे, फॉर्मूला को पेज पे लिख दिया, हमारे स्टडी टेबल पे कांच के अंदर रख दिया, उसको यहां पर लग दिया, कपबोर्ड पे लगा दिया, सब जगह पे फॉर्मूला लगा दिया, ताकि आप देखते रहे उसको, और वो चीजें याद होती रही। देखने से भी काफी चीजें याद होती। वैसा ही डेडिकेशन, गोल को हर जगह लिख दो, बस हर जगह लिख दो, हर जगह दिख दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जज्बा, ये पैशन, ये डेडिकेशन लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट चीज लेकर आता, इससे इंपॉर्टेंट चीज, डेडिकेशन आ गया, बहुत अच्छी बात, जज्बा आ गया, बहुत जबरदस्त चीज है। इसके बाद जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। जिम गए? कितने लोग गए आज जिम? कितने लोग गए? माशाल्लाह, काफी सारे लोग गए, लेकिन बॉडी नहीं बननी। क्यों मालूम है? जिम एक ही दिन गए, 2 ही दिन गए, 1 ही महीना गए, 1 दिन 2 दिन में जिम में बॉडी नहीं बनती। कंसिस्टेंसी। आज कारी साहब का एक बयान है एसडीआई चैनल पे, आज रात को आप देखना, जो हमारा वीकली इज्तिमा होता है, उसका टॉपिक है इस्लाम एंड मॉडरेशन। यस सर, इस्लाम एंड मॉडरेशन। कंसिस्टेंसी मॉडरेशन से आती है। आप जिम गए कभी? आप अगर देखेंगे तो आपके आधे उम्र के लोग आपसे डबल ट्रिपल वजन उठा रहे होते हैं। आपसे आधे कद काठी के लोग ज्यादा वजन उठा रहे, तो लोग सोचते हैं कि ये इतना उठा रहा है तो मैं भी उठा सकता हूं, और पहले ही दिन जाके भारी वाले डंबल्स, पुलअप, पुशअप सारे कर लेते, दूसरे दिन उठते ही नहीं है। 3-4 दिन हाथ पकड़ के बैठ गए, पैर पकड़ के बैठ गए, तो चलने नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। क्यों? पता है? मॉडरेशन फॉलो नहीं किया। कंसिस्टेंसी मॉडरेशन से आती हो, थोड़ा थोड़ा करो, रोज करो, थोड़ा थोड़ा करो, रोज करो। तो क्या होता है पता है? जज्बात, डेडिकेशन तो आता है। आज आप बैठे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, आपको लग गया नहीं अब तो जिंदगी में कुछ करना ही है, मुझे कुछ तो करना ही है। आज 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, कल बिरयानी पकी, संडे दोपहर का खाना खाए, सो गए, वो हो गया डॉम, सारा मोटिवेशन दोपहर के नींद में चला गया। इसीलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कभी बहुत ज्यादा मोटिवेट, कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, ऐसा फील करना नेचुरल है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी नहीं रहना, ज्यादा डिमोटिवेटेड भी रहना। कंसिस्टेंसी, मॉडरेशन। इस्लाम मॉडरेशन की बात करता है ना, आप मॉडरेशन में रहो, ज्यादा मोटिवेटेड भी नहीं, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। मेरा ट्रेनर मुझे बोलता था कि सर आपको कभी टाइम नहीं मिले ना, वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिले, तो 5 ही मिनट आके जाओ, लेकिन आके जाओ, स्किप मत करो। 3 सेट के बजाय 1 ही सेट करो, लेकिन स्किप मत करो। वो एक कॉन्सेप्ट वहां से मैंने उठाया कि अगर मुझे रीडिंग है, समझो रीडिंग करनी है या कुरान पाक की तिलावत करनी है, रोज मेरा टारगेट है कि मैं समझो 1 पारा पढ़ता हूं, या आप 5 ही रुकू पढ़ सकते हैं, 1 रुकू पढ़ सकते हैं। आज टाइम नहीं मिल रहा, 5 रुकू पढ़ते हैं, 1 ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, स्किप मत करो। बुक पढ़ने का आपको शौक है, 5 पेजेस एवरीडे पढ़ते हैं, आज टाइम नहीं मिल रहा, 1 ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी नहीं रहती हमारे बच्चों में। आज बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, कल वापस डाउन। कंसिस्टेंसी, मॉडरेशन में रहो, हमेशा मॉडरेशन बहुत काम आता है। कंसिस्टेंसी में रहो, तो आपका जो जज्बा है ना वो कहीं जाएगा नहीं, डाइल्यूट नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा।
समझे आप? तो डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा, और मेरे हिसाब से अगर सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरे इसमें, तो वो है कंसिस्टेंसी। फेलियर के बाद भी उसी जज्बे के साथ काम करना कंसिस्टेंसी है। सक्सेस के बाद भी उसी जज्बे से काम करना कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में अगर आप लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। लास्ट की 2 चीजें बोल के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। ये तो सब हो गया, अब फिर लास्ट में आता है, सेकेंड लास्ट जो चीज आती है कि ये तो सब अगर आप कर लिए तो आपकी ना आधी मेहनत हुई, सिर्फ 50% मेहनत हुई अब तक। सक्सेसफुल बनने की जर्नी में आप 50% आगे बढ़े हैं। दूसरी जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्प अदर्स इन बिकमिंग सक्सेसफुल। If you want to become successful, help others in becoming successful. हमारा अनफॉर्चुनेटली आलम यह है कि we are trying to pull people down instead of elevating them. Unfortunately, है ना? लोग सक्सेसफुल होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई अमीर बन गया हमारे खानदान में तो हम क्या कहते हैं, अरे वो तो सब 2 नंबर का पैसा है, आपको मालूम भी नहीं है ना? किसी के बारे में अच्छा हमारे मुंह से जल्दी निकलता नहीं। मदद करना तो दूर की बात, कोई अपने दम पे अमीर बन गया तो भी लोग उसके बारे में पता नहीं कहां से पैसा हो गया, अचानक से ऐसे थोड़ी अमीर होता है। हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने जल्दी थोड़ी पैसा मिलता है, कुछ तो गलत कर रहा होगा, है ना? ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, मतलब हम बोल ही नहीं पाते किसी के बारे में अच्छा। मदद करना तो दूर की बात, मदद करना सीखें, मदद करना शुरू करें। और मदद का मतलब क्या होता है, जैसे कल हम कुछ पेरेंट्स से बात कर रहे थे शाम में, तो उनमें से किसी का ये था कि हम तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम दूसरे बच्चों को कैसे मदद करें। मदद का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों की काउंसलिंग करें। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, करियर काउंसलिंग के लिए कोई आपके पास आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंसलिंग करें, आपने उसको किसी और के पास भेजा, आपने टीम उम्मीद के बारे में उनको बताया या हमारे पास भेज, ये भी तो मदद ही है ना। तो जरूरी नहीं आप केपेबल हो उसकी मदद करने के लिए, बट उसकी मदद के लिए कोशिश करना भी बहुत बड़ी चीज है। कोशिश तो करो। You will only become successful when you help others in becoming successful. आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, और इस्लाम से भी ये बात साबित है कि इफ यू वांट टू रियली बिकम रिच, इफ यू रियली वांट टू बिकम रिच, डोनेट, बिकम अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट पता है कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट वो इंसान होता है जो बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट करते हैं। तो आज जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो लोग 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर्स, 4 बिलियन डॉलर्स अपनी उनकी जो भी सेल्फ वर्थ है, नेट वर्थ है, उसका 30% डोनेट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? डोनेशन बहुत अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, बट उसके पीछे इकोनॉमिकल रीजन भी है कि व्हेन यू हेल्प अदर्स इट हेल्प्स यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कामयाब इंसान ये काम करता है कि दूसरों की मदद करता है। अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में, ऑलवेज मेक दिस गोल टू हेल्प अदर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। तो खैर, मैं ये सब खुद भी, जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब करना चाहिए, मैं खुद फॉलो करने लग गया। I thought I don't say कि I'm a very disciplined person, एकदम कभी मिस नहीं होता ऐसा, but I feel कि I'm fairly disciplined। इसलिए मैं डेली टाइम टेबल नहीं बनाता, वीकली बनाता हूँ, कि डेली में मिस हो सकता है ना, कभी भी कुछ हो गया, कहीं प्रोग्राम में लेट हो गया, कुछ हो गया। वीकली में मिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर मैंने डेडिकेशन बताया। मैं आपको अपना एक रूल बताता हूँ। आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। मैं कभी फील नहीं करता कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन मेरे बारे में एक चीज मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, और वो ये है, आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, बट आई विल ऑलवेज बी द मोस्ट हार्डवर्किंग पर्सन इन द रूम। आई विल ऑलवेज बी द मोस्ट हार्डवर्किंग पर्सन। मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, और इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि टैलेंटेड आदमी को पीछे छोड़ दूं।
बिकॉज हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, गिफ्टेड हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार आंसर पढ़ लेंगे ना याद हो जाता है, और कुछ हमारे जैसे होते हैं हम लोग ऐसे वाले हैं, वो मैं वो हूं, सच्ची बता रहा हूं, मैं वो हूं। लेकिन जैसे मैंने बताया, द रूल इज ऑलवेज बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। कोई भी हो उस रूम में, आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बनो, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग बनो। तो खैर मैं ये सारी चीजें फॉलो करने लग गया, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने लग गया, लेकिन सक्सेस फिर भी नहीं है। स्ट्रगल ही कर रहा हूं लाइफ में, बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल हूं, 5 साल हो गए, सक्सेस फिर भी नहीं है। फिर ये एकदम सच्ची बात है मूसा भाई, फिर 5-6 साल हो गए, तभी मूसा भाई जैसे कोई मेंटोर मिले नहीं थे मुझे, कारी साहब जैसे मेंटोर मिले नहीं थे मुझे। तो मैं एक दिन अपना दुखड़ा किसी दोस्त को सुना रहा था कि यार देखिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, माई प्रेजेंटेशंस आर ऑलवेज द बेस्ट एंड आई ऑलवेज गेट सो मच ऑफ रिकग्निशन फ्रॉम माई बॉसेस, लेकिन वो वाली सक्सेस नहीं मिल रही जो मैं फील करता हूँ कि आई डिजर्व। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। उन्होंने पूछा, नमाज पढ़ता है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज पढ़ता है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, आप ये सब खुद कर सकते हैं, डिसिप्लिन ला सकते हैं, हार्ड वर्किंग बन सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो आपके हाथ में आप कर सकते हैं। बट सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है ना, उसके हाथ में है। हमारी 2021 की सबसे पहली मीटिंग अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ जो हुई, मुझे अभी भी उनका जुमला याद है। हमने कुछ प्लान्स, कुछ प्रोग्राम्स बताए, उसमें से कुछ एम्बिशियस प्लान्स भी थे हमारे। तो जब उनके सामने ये प्लान रखे गए तो उन्होंने हमको हमारी तरबियत करने के लिए एक जुमला कहा, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द थिंग्स दैट चेंज्ड माय लाइफ वाज, उन्होंने कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करने के बारे में सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए सोचो तो खुद के भरोसे मत सोचो, खुदा के भरोसे सोचो कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है वो करने की, बट उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। तो अपने भरोसे मत सोचो, अपनी काबिलियत के ऊपर में मत सोचो कि मैं काबिल हूं क्या एक यूनिवर्सिटी बनाने के, शायद नहीं हो, बट वो तो सब कुछ कर सकता है। तो जब कुछ अच्छा करने का सोचो तो खुद के भरोसे मत सोचो कि मेरी कैपेसिटी क्या है, उस पर मत सोचो, खुदा के भरोसे। सर सैयद अहमद के बारे में आपने सुना होगा, सबने पढ़ी है उनकी स्टोरी? नहीं पढ़ी? असाइनमेंट है, आज पढ़ के जाओ, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, पढ़िए उनके बारे में आज जाके। तो जब वो कुछ एक इंस्टीट्यूट बना रहे थे, नाम लूंगा तो फिर मजाक खराब हो जाएगा, आप लोग नाम पढ़िए, इंस्टीट्यूट का पता चलेगा। जब वो इंस्टीट्यूट बना रहे थे तो सबसे डोनेशन मांगते थे, वो डोनेशन मांग मांग के आज उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जो पूरे देश भर में जिसका नाम है, और बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड रिसर्चर्स, टैलेंटेड डॉक्टरेट्स वहां से निकले। पढ़िए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मुझे लगता है कि उनको भी मोटिवेशन वहां से ही मिला होगा। खुद के भरोसे नहीं करना है, किसके भरोसे करना है? खुदा के भरोसे। तो जो लास्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो है अल्लाह से नजदीकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। उस वक्त में आपको यहां से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सारी इबादतें जरूरी, बट ये फर्ज है, ये फर्ज है, इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। एंड दिस मेक्स यू डिसिप्लिन। याद रखिए इस बात को, मैं बार बार बता रहा हूं, नमाज पढ़ने से आप बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, गुनाहों से बचते हैं।
पाबंदी होती है बहुत सारी चीजों की, वजू की पाबंदी होती है आपकी। तो मेरा जाते जाते ऑफ कोर्स यू डू ऑल ऑफ दिस, बट यू डू ऑल ऑफ दिस फॉर योर बॉडी, फॉर योर पर्सनैलिटी, फॉर योर माइंड, राइट? बट जो लास्ट वाली चीज है ना, यू डू इट फॉर योर सोल, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड योर सोल। जैसे आप खाना खा के आए या खाना खाएंगे जाकर, राइट? तो यू फीड योर बॉडी, बट हाउ डू यू फीड योर सोल? यू फीड योर सोल बाय नमाज। सोल को फीड कीजिए, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा इंशाअल्लाह ताला आपको, अंदर से अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो होके रहेगा। और कोई अगर परेशानी आती है तो अल्लाह ताला है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और उसके लिए आपका नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में जो ऑब्जर्व करा है, आज मैंने कोशिश की कि वो मैं आपके सामने रखूं। तो मैंने जो बोला था मैं वापस रिपीट करता हूं, आई जस्ट समराइज इन 2 minutes, और इंशाअल्लाह ताला इसको मैं कंप्लीट करता हूं। द फर्स्ट थिंग इज यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व एंड नॉट व्हाट यू वांट। अगर कोई चीज चाहिए तो डिजर्विंग बनो, अपने आप आपके पास आ जाएगी, वो अपने आप आ जाएगी, आपको मांगने की जरूरत है। जैसे ही आप अपनी कंपनी के सीईओ पोजीशन के लिए डिजर्विंग बन गए, कंपनी आएगी आपके पास कि सर प्लीज सीईओ बन जाइए। मैं आपको बताता हूं, हम लोग सीईओ के लिए हायरिंग करते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ वाइस प्रेसिडेंट के लिए हायरिंग करते थे। कितने दिन हायरिंग चलती है पता है आपको? हायरिंग नॉर्मली कितने दिन चलती है? आप कैंडिडेट आता है, रिज्यूमे लेके इंटरव्यू लेता है, खत्म करता है, राइट? हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल गई। सीईओ पोजीशंस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए, जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पोजीशंस है ना, इसके लिए हमारी हायरिंग साल भर चलती है, 6 महीने, 3 महीना कैंडिडेट को कन्विंस करने में लग जाते हैं कि भाई तुम हमारी कंपनी में आओ। 3 महीना कैंडिडेट को कन्विंस कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको? सैलरी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना चाहिए आप बोलिए। गाड़ी चाहिए सर, मिल जाएगी। बंगलो चाहिए, मिल जाएगा। और फैसिलिटीज चाहिए, सब मिल जाएगा। आप हमारी कंपनी में आओ, क्योंकि वो डिजर्व करता है उस कंपनी में रहना। कंपनी कुछ भी देने के लिए तैयार है, डिजर्विंग कैंडिडेट है ना। आप डिजर्विंग बनो, आपको सब मिल जाएगा। दूसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। तीसरी चीज जो इसके अंदर आई थी, जो मैंने आपको बताई थी, कि आपको डिसिप्लिन बनना है। डिसिप्लिन लेके आना अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन लेकर आओ और आप उसके चेंजेस देखो। डिसिप्लिन के बहुत सारी चीजें इसमें। ये नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि खेलो मत, दोस्तों से मत मिलो, ये सारी चीजें। मतलब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल ऑपरेट करता है, लेट्स से, सबको आदत है, हमको भी आदत है, राइट? तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल ऑपरेट करना छोड़ दो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए कीजिए, लिमिटेड। मैं खुद मोबाइल बहुत ऑपरेट करता था, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया जिसमें अगर मैं 2 घंटे से ज्यादा, पहले तो मैंने 1 घंटा रखा था, फिर आई रियलाइज कि मेरा काम सोशल मीडिया पे बहुत होता है, तो 2 घंटे से ज्यादा अगर सोशल मीडिया मैं एप्लीकेशन यूज करता हूं तो वो मुझे ऐप ओपन करने ही नहीं देता। मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूंगा तो ओपन ही नहीं होगा वो दिन भर। तो मुझे बहुत कैलकुलेटिवली 2 घंटा यूज करना पड़ता था क्योंकि अभी अगर ये अब लॉक हो गया तो अगले दिन सुबह खुलेगा। तो बहुत कैलकुलेटिवली मैं अपने 2 घंटे स्पेंड करता था। आपके पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी आपको हर चीज से बचने का भी रास्ता देती है, डिसिप्लिन बनाती है। एप्लीकेशंस है, मैं बहुत भूलता हूं, मैं पर्सनली बहुत भूलता हूं, लेकिन अगर मैं ये बहाना देने लग जाऊंगा ना मेरे बॉस को, सर वो फाइल भेजी, नहीं सर मैं भूल गया, वो ईमेल भेजा, नहीं सर मैं भूल गया, तो कहां से सक्सेसफुल बनूंगा? मैं हूं भुलक्कड़, मानता हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी है ना, आप रिमाइंडर लगाइए, हर चीज का रिमाइंडर लगाइए, दिन में 10 रिमाइंडर लगाइए, क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल तो आप लेके ही घूम रहे हैं, लगाइए रिमाइंडर, हर चीज का रिमाइंडर। बहाने मत दीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखो। प्रॉब्लम सबके पास है, ये मेरे पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन क्या है इसका? मतलब हमारा काम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम बताने का और सॉल्यूशन कोई और ढूंढेगा? नहीं, प्रॉब्लम मैंने बताई है तो सॉल्यूशन कैसे, कौन ढूंढेगा? मैं ही ढूंढूंगा ना। सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखो अपना, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढो। मैं भूलता हूं, मुझे पता है, तो सॉल्यूशन क्या है? रिमाइंडर सॉल्यूशन है। मैं सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता हूं, मुझे पता है, सॉल्यूशन क्या है? एप्स डाउनलोड, एड ब्लॉकर्स, ऐप ब्लॉकर्स इसका सॉल्यूशन है, वो डाउनलोड करो।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लो और अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ। उसके बाद डेडिकेशन लेके आओ, जज्बे के साथ, जो अब इसके लिए जो करना पड़े लाइफ में वो करने के लिए मैं तैयार हूं। जितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, मैं उतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार। लाइफ में याद रखो, सबसे पहली कुर्बानी जो आपको देनी पड़ेगी ना, किसकी देनी पड़ेगी पता है? कोई आइडिया है किसी को? सबसे पहली लाइफ में कुर्बानी किसकी दे? अगर कामयाब बनना है तो किसकी कुर्बानी देनी पड़ती है? बताओ, कोई भी आंसर, सही जवाब गलत जवाब ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? टाइम की कुर्बानी। टाइम की कुर्बानी कैसे देंगे? मतलब नफ्स की कुर्बानी। अच्छा, नफ्स को मारना पड़ेगा, ठीक है। और नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, राइट। आपको पता है सबसे पहली कुर्बानी किसकी देनी पड़ती है? भाई ने कहा टाइम, लेकिन थोड़ा सा आधा है, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूं। लीजर टाइम की। लीजर टाइम किसको कहते हैं पता है? जो आराम वाला वक्त होता है ना, है ना। जैसे मूसा भाई है हमारे, बीपीसीएल में केमिकल इंजीनियर हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है उनको, 2 दिन आराम कर सकते हैं ना, कर सकते हो। क्या जरूरत है मुंबई से गुलबर्गा शरीफ आने की, या आप लोगों से बात करने की? आराम, लीजर टाइम। हम सब ये बोलते हैं ना कि मूसा भाई अगर सुबह में कहीं गए हुए हैं, शाम को ऑफिस आने के बाद अपना लीजर टाइम, कि मैं आधा घंटा थोड़ा बैठ लूं, आराम से सुकून से चाय पी लूं, खा लूं फैमिली के साथ, लीजर टाइम तर्क करके कहीं और बयान करने जा रहे। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सक्सेसफुल बनना है, लीजर टाइम को किल कीजिए। सुकून से चाय पी लेता हूं, सुकून से कर ले, लीजर टाइम किल कीजिए। आप देखिए आप कैसे सक्सेसफुल नहीं बनते। नींद वींद सब बाद में आएगा, पहले लीजर टाइम किल कीजिए, आपके पास बहुत टाइम बचेगा। लीजर टाइम को किल करना जरूरी है, डिसिप्लिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खैर अगर मैं ऐसे बताना चाहूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, तो मैं उसको शॉर्ट करता हूं। तो डिसिप्लिन हो गया, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि अब डेडिकेशन रखिए, उसके बाद कंसिस्टेंसी रखिए। ये नहीं कि आज प्रोग्राम में आए, किसी की बात सुन ली, बहुत मोटिवेटेड हो गए और आज ही सारी पढ़ाई, आज पूरी बुक खत्म कर ली और कल से बुक देख ही नहीं रहे। तो कंसिस्टेंसी रखिए उसको, इंशाल्लाह ताला उसमें फर्क मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे 2 चीज मैंने आपको बताई थी, हेल्प अदर्स, ओके, एंड लास्ट में नमाज पढ़िए। कि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप सब कर लेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सक्सेस से बहुत दूर होंगे। नमाज पढ़ेंगे और ऊपर वाली दी हुई लिस्ट में कुछ भी थोड़ी कमी होगी ना, इंशाल्लाह ताला एडजस्ट हो जाएगी, राइट। सो विद दैट नोट आई टेक योर लीव। बिफोर आई लीव, आई really want to congratulate not just the students but the parents of students. हम ऐसे प्रोग्राम्स बहुत सारे करते हैं, बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं, बच्चों को कंग्रेचुलेट करते हैं, बट माँ बाप की मेहनत उस पर जो है ना, उनको कोई पूछता नहीं है। तो बिफोर आई गो हेड, आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द पेरेंट्स। आप लोगों की बहुत मेहनतें हैं। वो बच्चा रात को जागता है, मैं भी रात को पढ़ाई करता था, मुझे पता है मेरी माँ सोने जाती थी, सोती नहीं थी, सोती नहीं थी। वो आके देखती थी, पूछती थी चाय चाहिए क्या, कॉफी पिएगा, चाय पिएगा। और रात को 1-1:30 बजे मैं जागा हूं, वो बिस्तर पे लेटी है, सोई नहीं है। तो मैंने अपनी नींद कुर्बान की, तो उसने भी की है, राइट। मेरे पास अगर पढ़ने के लिए आधुनिक चीजें नहीं है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेरे पास कोई चीज नहीं है, तो मेरे अब्बा ने कुर्बानी दी है। अपना फटा पुराना बैग, वही 3 साल पुराना बैग लेके हमको हर साल नया बैग दिलवाया है। तो कुर्बानी है। बच्चा जब नीट में सक्सेसफुल हो जाता है, उसको लगता है मेरी कामयाबी है, बट उसके पीछे जिन लोगों ने कामयाबी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पर्सनली ऐसी लगती है कि माँ बाप जब बच्चा कामयाब हो जाता है ना, उनके वजह से होता है। ये सब कुर्बानी उन्होंने की। कोई और दोस्त अगर करेगा तो बोल के सुनाएगा। आज हम बोलते ना, अरे वो रिश्तेदार को ही कपड़ा, वो तो जब शुरू कर रहा था बिजनेस, मैं उसको पैसे दिया हूं, मैं उसके लिए ये किया हूं, मैं उसको वो किया। माँ बाप कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते ना। हमारे नीट में बच्चा सक्सेसफुल है, कामयाबी बोलेंगे मेरा बच्चा कामयाब हुआ है, कभी नहीं बोलेंगे मेरी वजह से कामयाब हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये। और ये सिर्फ माँ बाप ही करेंगे आपके लिए, और कोई जिंदगी में नहीं करेगा, याद रखें। तो आप कामयाब हुए हैं, बट ये कामयाबी उनकी वजह से आई है, ये भूलना नहीं कभी। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जब भी आप कामयाब होंगे ना, उन्हीं की वजह से होंगे, और कोई आपको कामयाब करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा जितना वो दोनों करते हैं। तो आप अपने माँ बाप को मत भूलिए,
जाते जाते बस आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, सारे पेरेंट्स को कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत मेहनतें करी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके आप लोगों से बात करके, और मेरे बोलने में अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। उम्मीद करता हूँ कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ टीम SDI उम्मीद यहाँ पर आई थी उस पे हम कुछ हद तक खरे उतरे होंगे, राइट? So thank you everyone, thank you all of you for joining, and jazakallahu khair. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान